उसके अलावा हमारा टॉपिक 72 आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग। अगर हम लैंग्वेज प्लानिंग की बात करें तो ये किस किस टाइम में कहाँ आई वो हम पढ़ेंगे। क्या फिनोमेना दैट कैन बी कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल। अब ये पोस्ट कॉलोनियल कहलाती है पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, ठीक है, इन सब में पोस्ट कॉलोनियल टाइम में आई है। पोस्ट कॉलोनियल टाइम कौन सा होता है? ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जो कि कॉलोनियल रूल के बाद आया, जब इंडिपेंडेंस ले ली, हासिल कर ली कॉलोनियल रूल से। कॉलोनियल रूल मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटेन की हुकूमत थी, ठीक है, तो उस टाइम में जो है वो उन्हीं के मातहत रहना पड़ता था, उन्हीं की लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज्ड किया हुआ था, ठीक है, तो वो कॉलोनियल पीपल थे और उस टाइम को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल टाइम ही कहते हैं। तो उसके बाद का जो टाइम था वो पोस्ट कॉलोनियल टाइम था। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो उनमें उन ममालिक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, अल्जीरिया आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पर लैंग्वेज प्लानिंग उस टाइम में आई। उसके अलावा अगर हम पोस्ट रेवोल्यूशनरी की बात करें तो पोस्ट रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है कि रेवोल्यूशन के बाद का टाइम, ठीक है, जहाँ अहम पॉलिटिकल, सोशल और बाज़ दफ़ा लिंग्विस्टिक चेंजेस हुए, ठीक है, तो इन चेंजेस के थ्रू एक रेवोल्यूशन आई, ठीक है, जिसको हम पोस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर सोवियत यूनियन केस में जब 1917 में इसमें मेजर शिफ्ट आई थी लैंग्वेज पॉलिसीज़ और प्लानिंग में, क्योंकि नई गवर्नमेंट ने अपने नज़रिए को जो है वो नाफिज करने और अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इनकी हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। सोवियत यूनियन आ जाता है, सोशलिस्टिक एथियोपिया आ जाता है इन द 1980s, ये आपने डेट याद रखनी है। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद का जो टाइम है, ठीक है, नॉर्वे में इन द अर्ली 19th सेंचुरी, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, यानी कि जब ये सोवियत यूनियन से जो है वो अलहदा हो गया था, ठीक है, 1991 में, तो यहाँ आई थी लैंग्वेज प्लानिंग आफ्टर अ सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। सोवियत यूनियन क्या है? ये एक सोशलिस्टिक स्टेट है जो कि आई 1922 से 1991 में, और ये कंप्राइज करती है मल्टीपल रिपब्लिक्स को, ठीक है। तो इतना इनफ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके अलावा नीचे जो एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि द कॉलोनियल लैंग्वेज मेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, यानी कि कॉलोनियल लैंग्वेज जो कि कॉलोनियल रूल पावर की वजह से बोली जाती है, ठीक है। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल पावर को ही बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के लिए प्रोवाइड करती थी कंटिन्यूटी, गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती थी। खैर, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नीचे हमारे पास आ जाते हैं, इन द केस ऑफ मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ न्यू नेशनल लैंग्वेज वाज सिनोनिमस विद अ न्यू नेशन, यानी कि बहुत सी नई जो आज़ाद ममालिक थे उनमें एक न्यू नेशनल लैंग्वेज का होना जो है वो एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी, कौमी जो शनाख्त है और इत्तेहाद है उसके एहसास के लिए वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरी समझा जाता था। एंड देन नीचे वो बताते हैं एलपी के बारे में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एलपी इज़ एन ऑफिशियल गवर्नमेंटल लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड अटेम्प्ट टू सॉल्व द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग जो है उस वक्त होती है जब कोई हुकूमत या ऑफिशियल ग्रुप किसी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट या कोशिश करते हैं, ठीक है, स्टडी करके और मैनेज करके डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स जो उनकी आगे किस्में होती हैं, ठीक है, उनको जो वहाँ बोली जाती हैं। उसके अलावा वो आगे बताते हैं, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, कि मोस्ट सोशल लिंग्विस्ट एग्री दैट इन द पोस्ट colonial वर्ल्ड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स फील नीड टू यूनिफाई देयर पीपल ऑफन अ सेट ऑफ एथनिसिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो बहुत वो बताते हैं कि ऐसा, ये जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताया है एलपी का, वो कहते हैं कि ऐसा अक्सर नए ममालिक में होता है जहाँ एक कॉमन लैंग्वेज का होना अहम समझा जाता है, एक मुत्तहद जो नेशन है उसकी तामीर के लिए, एक यूनिफाई नेशन की तामीर के लिए। उसके अलावा हमारे पास नीचे एक पॉइंट है कि एसपी इज़ हेल्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड अचीविंग डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, तो ये आपको समझ आ गया होगा, डेस्टिनी किसी भी नेशन की उसको अचीव करने के लिए। देन नीचे लैंग्वेज प्लानिंग आर पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट एंड एंट्री इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड, कि ये जो हमारे पास एक एजेंडा है कि लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो शामिल है कंट्री प्लान में, इसकी डेवलपमेंट और गोल के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एलपी इन्वॉल्व एन एक्सप्लिसिट चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स। अगर हम फसोल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो वो बताता है कि लैंग्वेज प्लानिंग मतलब कि क्लियर चॉइस बनाना डिफरेंट ऑप्शंस में से, डिफरेंट अप्रोचेस से, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस से, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से एक क्लियर चॉइस बनाना। एंड देन नीचे सिलेक्शन ऑफ वन लैंग्वेज और डायलेक्ट नाउन एज स्टेटस प्लानिंग। सो यहाँ तक जो है वो 4 टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं। टॉपिक 73 देखते हैं, जिनमें हमने अप्रोचेस पढ़नी है लैंग्वेज प्लानिंग से रेलेवेंट।
अब ये अप्रोचेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने इस पर अटेंशन ज़रूर देनी है। अप्रोचेज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो यहाँ पर अगर हम अप्रोचेज़ टू लैंग्वेज प्लानिंग की बात करें तो उन्होंने बताया कि 2 मेन वेज़ हैं जिनके थ्रू जो है वो लोग अप्रोच करते हैं लैंग्वेज प्लानिंग की तरफ, ठीक है। अब वो 2 मेन वेज़ में 2 अप्रोचेज़ डिस्कस की गई हैं। एक हमारे पास न्यू क्लासिकल अप्रोच है और एक हमारे पास हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर हम न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो लैंग्वेज प्लानिंग में ये अप्रोच जो है ये फोकस करती है इंडिविजुअल चॉइस पर और ट्रीट करता है लोगों के रैशनल डिसीजंस को एज मेन फोकस, यानी कि उनको कंसीडर करता है। ये फोकस करता है कि लोग प्रेजेंटली या अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, बगैर उनकी हिस्ट्री को कंसीडर किए डिसीजन होते हैं, बल्कि ये प्रेजेंटली देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों की प्रेफरेंस को, उनकी नीड्स को, उनके अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज प्लानिंग होती है, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। ये हमारे पास न्यू क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें तो ये देखती है बिगेस्ट पिक्चर, ठीक है, यानी कि ये कंसीडर करती है हिस्ट्री को, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को जो कि लैंग्वेज प्लानिंग पर असर डालते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शामिल है हिस्ट्री की बिहाइंड लैंग्वेज चेंजेस, बजाय सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजंस के। ये पूरी हिस्ट्री को जो है वो कंसीडर करता है, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट के फैक्टर्स भी ऐड होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स इसमें ऐड होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिगेस्ट पिक्चर जो होती है, बिगेस्ट पिक्चर देखता है और वही प्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब यहाँ आगे यही बताया गया है कि द न्यू क्लासिकल अप्रोच बाय आर्ग्यूइंग दैट व्हाइल द न्यू क्लासिकल अप्रोच एम्फसाइज द रैशनल डिसीजन बाय ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ये सारा कुछ। तो यहाँ भी इसमें यही बताया जा रहा है कि न्यू क्लासिकल अप्रोच है ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिसीजंस पर, जबकि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये देखती है कि कहाँ से कॉस्ट और बेनिफिट्स आएंगे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के लिए, ठीक है। मतलब कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर गौर करता है इंडिविजुअल्स के लैंग्वेज प्लानिंग में। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। उसके अलावा नीचे बताया गया है कि द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ नॉट परफेक्ट एंड बिहाइंड इट्स क्लेम क्रिटिकल स्टांस मिलर का आइडियोलॉजीज एंड ग्रुप इंटरेस्ट। सो यहाँ वो बताते हैं कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो फ्लॉलेस नहीं है, यानी कि बेऐब नहीं है। ये हाइड कर सकता है बहुत सी आइडियोलॉजीज़ को, लाइक इट माइट हाइड आइडियोलॉजीज़। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो प्रॉपरली हर चीज़ आपको दे रहा है, प्रॉपरली हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल फैक्टर्स को दे रहा है। ये क्रिटिकल होने का दावा तो कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्टर्स को ऐड करे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये बेऐब नहीं है या फ्लॉलेस नहीं है। द न्यू क्लासिकल अप्रोच हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की एग्जाम्पल दी गई है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया विच लेड टू एक्सट्रीम वायलेंस इन द साउथर्न स्टेट्स स्पेशली इन तमिलनाडु। सो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें शॉर्ट वे में तो एक वाक़या यहाँ शेयर किया गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हिंदी को जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ था कि तमिलनाडु जो है उसमें एक तरह से पुरतशद्दुद मुज़ाहरों ने जो है वो जन्म लिया था, या फिर वो हुए थे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस हुई थी, लड़ाई झगड़े वगैरह वहाँ पर हुए थे, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि 66 लोगों की जानें गई थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ था कि फिर हुकूमत ने 3 लैंग्वेजेस का फार्मूला मुतारिफ़ करवाया था। इस फार्मूले के तहत क्या था कि जो नॉन हिंदी बोलने वाले लोग थे, ठीक है, वो अपनी इलाकाई ज़ुबान हिंदी और इंग्लिश सीखेंगे और उसको सीखने की ज़रूरत होगी, जबकि हिंदी बोलने वालों को हिंदी, इंग्लिश और दूसरी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो लागू किया था, एक फार्मूले को मुतारिफ़ करवाया था। तो बेसिक चीज़ बताई जा रही है कि लोगों की भी राय बहुत ज़रूरी होती है, लोगों के अकॉर्डिंग भी कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये हमारा था टॉपिक 73। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 74 लैंग्वेज प्लानिंग एंड हॉगिन्स मॉडल। अब यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं लैंग्वेज प्लानिंग के। हम पहले फर्गूसन के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसने प्रपोज किया था 3 कैटेगरी मॉडल, ठीक है। उनमें हमारे पास ग्राफिजेशन आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। ग्राफिजेशन में क्या होता है कि चॉइस ऑफ एन अल्फ़ाबेटिक सिस्टम, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ों की चॉइस शामिल होती है। स्टैंडर्डाइजेशन में हम डेवलप करते हैं बेस्ट वैरायटी को दैट विल बी द लैंग्वेज ऑफ स्पीच कम्युनिटी, जो कि उस स्पीच कम्युनिटी की लैंग्वेज होगी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन होती है लेक्सिस की, वोकेबलरी आइटम्स की, और फिर चूजन वैरायटी, ठीक है, जो भी हमने वैरायटी चूज़ की है, ठीक है।
उसके बाद कोबेरूबियस के अकॉर्डिंग बताई गई हैं 4 आइडियोलॉजीज़। अगर हम 4 आइडियोलॉजीज़ की बात करें तो उनमें हमारे पास लिंग्विस्टिक असिमिलेशन है, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है एंड वर्नैकुलराइजेशन है, इंटरनलिज्म है। अगर हम लिंग्विस्टिक असिमिलेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि हर कोई सोसाइटी में जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज को लर्न करेगा या उसको लर्न करना चाहिए, ठीक है। अब डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो पावर में ज़्यादा होती है, ठीक है, और जिसका कोई असर होता है उसको हम डोमिनेंट लैंग्वेज कहते हैं बाकी चीज़ों पर। उसके बाद हमारे पास लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म आ जाता है। इसमें क्या होता है कि द रिकॉग्निशन दैट मोर देन वन लैंग्वेज कैन बी गिवन इट्स ड्यू स्टेटस, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को तस्लीम किया जाएगा, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको वैल्यू दी जाएगी। वर्नैकुलराइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि रिस्टोरेशन और रिवाइवल ऑफ एन इंडिजिनस लैंग्वेज फॉर नेशनल और ऑफिशियल पर्पस, यानी कि ऐसी लैंग्वेज को वापस लाना जो किसी इलाके की नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, ऑफिशियल लेवल पर, और उसकी रिकॉग्निशन शामिल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरनलिज्म आ जाता है, इंटरनेशनलिज्म सॉरी, उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनलिज्म आ जाता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन है नॉन इंडिजिनस लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। नॉन इंडिजिनस कहते हैं किसे हैं कि जो उस इलाके की जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं होती या एक पार्टिकुलर वैरायटी के तौर पर वहाँ बोली जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्गुसन्स एंड कोबेरूबियस मॉडल्स जो हैं उन्होंने बताया है कि हैव रिसीव्ड गुड अटेंशन, उन्होंने जो है वो काफ़ी स्कॉलर से जो है वो गुड अटेंशन रिसीव की थी। देन हमारे पास हॉगन्स मॉडल आ जाता है। अगर हम हॉगन्स मॉडल की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आइनर हॉगन्स के थ्रू इन द मिड 1960s और ये बन गया था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल, ठीक है। तो ये आपने इसका इंट्रोडक्शन याद रखना है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज प्लानिंग मॉडल में जो है वो 4 स्टेप्स पर ये कंसिस्ट करते हैं। तो अगर हम वो 4 स्टेप्स की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ नॉर्म है, कोडिफिकेशन ऑफ फॉर्म है, एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन है एंड देन लास्ट पर एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि चूजिंग ए लैंग्वेज और वैरायटी, यानी कि कोई लैंग्वेज या उसकी वैरायटी को चूज़ किया जाता है ब्रॉडर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। कोडिफिकेशन में क्या होता है? आल्सो नोन एज कॉर्पस प्लानिंग रेफर टू डेवलपिंग द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज। अब कॉर्पस प्लानिंग क्या होता है कि हम बाकायदा डेवलप करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास वोकेबलरी आ जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी, ग्रामर, लेक्सिकन, सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसको बाकायदा डेवलप करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो इसमें हम लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करते हैं, या आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एलाबोरेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है? रेफर टू द स्केल ऑफ द यूटिलाइजेशन इन राइटिंग। बोथ कोडिफिकेशन एंड एलाबोरेशन आर डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों एक तरह से मुख्तलिफ हैं। अगर हम एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन की बात करें तो इसमें शामिल है फंक्शन की रेंज, उसकी एक्सपैंडिंग यानी कि इंक्रीज़ करना वो शामिल होता है जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है। राइटिंग से बियॉन्ड जिसमें शामिल है वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर कम्युनिकेशन, जैसे कि स्पीकिंग हो गई है, ठीक है। तो एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन में हम इंक्रीज़ करते हैं रेंज ऑफ फंक्शंस को और कॉन्टेक्स्ट को जिसमें लैंग्वेज यूज़ होती है। इसमें हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डोमेन्स में जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारे पास एलैबोरेशन होता है। नीचे कोडिफिकेशन के बारे में बताया गया कि मे बी डिफाइंड एज मिनिमल वेरिएशन जस्ट इन फॉर्म, एलैबोरेशन एज मैक्सिमल वेरिएशन। ये एक आपको जो है वो एमसीक्यूज आ सकता है कि एलैबोरेशन क्या होता है? ये मैक्सिमल वेरिएशंस होती हैं। लाइक हम जो है वो काफ़ी हद तक इसमें जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं, एलैबोरेट कर रहे होते हैं। कोडिफिकेशन मिनिमल वेरिएशन होती है, कम से कम जो की जाने वाली वेरिएशन। एलैबोरेशन मैक्सिमम वेरिएशन होती है फंक्शन में। तो ये एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके अलावा हॉगन्स क्लेम करता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सक्सेस ऑफ कोडिफिकेशन एलैबोरेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट, कि ये जो सक्सेस है कोडिफिकेशन की और एलैबोरेशन की इसी पर डिपेंड करती है, उसी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है जिसमें हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नीचे हमारे पास अगर हम लास्ट पार्ट देखें हॉगन्स मॉडल का तो हमारे पास एक्सेप्टेंस आ जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। 4th पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि कम्युनिटी के थ्रू एक्सेप्टेंस अप्रूव करते हैं। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी में क्या होता है कि कम्युनिटी के थ्रू इसको तस्लीम किया गया हो, तो ये चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेंस कहलाती है। उसके अलावा हॉगन्स कंक्लूड करता है जैसे बाय सेइंग दैट सिलेक्शन द नॉर्म एंड कोडिफिकेशन रेफर प्राइमरीली टू फॉर्म एंड एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी टू द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो हॉगन्स मॉडल जो है वो कंक्लूड करता है कि जो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ नॉर्म और कोडिफिकेशन होती है उसको उसने रेफर किया प्राइमरीली टू फॉर्म के साथ, ठीक है। जबकि एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन और एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी इसको उसने फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से जो है वो रेफर किया है। ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, ये चीज़ आपको क्विज में रिपीट हो सकती है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। नीचे वो बताता है कि सिलेक्शन ऑफ नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी आर कंसर्न विद सोसाइटी। तो इसमें वो बताता है कि जो हमारे पास हॉगन है वो दावा करते हैं, एक्सप्लेन करता है कि सिलेक्शन ऑफ नॉर्म और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस ये फोकस कर दी है सोसाइटल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, लैंग्वेज के। जबकि हमारे पास कोडिफिकेशन और फंक्शन एलैबोरेशन है, ये फंक्शन
ये फोकस करता है लैंग्वेज इट्सेल्फ, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है, प्रॉपरली जो लैंग्वेज क्या है उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये दो तरह की चीज़ें, दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, आपने इनको याद रखना है। उसके अलावा द स्ट्रेंथ्स ऑफ हॉगन मॉडल इज दैट इट ट्राइज टू कंबाइन द न्यू क्लासिकल मॉडल विद द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल मॉडल। तो ये भी एक चीज़ है जिसमें कंबाइन किया गया। देन लास्ट में बताया गया कि हॉगन सेज वेयर एवर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैव अपीयर्ड देयर हैज बीन सम फॉर्म ऑफ व्हाट वी हैव चूजन टू कॉल लैंग्वेज प्लानिंग, अ फॉर्म ऑफ सोशल प्लानिंग। यानी कि वो सजेस्ट करता है कि जब कभी लैंग्वेज इशू आए इसमें ज़रूर कुछ टाइप ऑफ सोशल प्लानिंग शामिल होगी और इसी को हम लैंग्वेज प्लानिंग कहते हैं। ठीक है।